तो फ्रेंड्स, आज अब इस पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे जीरो से लेके क्लॉज नंबर 5 तक सारे क्लॉजेस के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। और चलिए आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि हमारे IATF के क्लॉज 10 क्लॉज कौन कौन से होते हैं। जीरो क्लॉज है हमारा इंट्रोडक्शन, फर्स्ट क्लॉज है स्कोप, सेकंड क्लॉज है नॉर्मेटिव रेफरेंस, थर्ड क्लॉज है टर्म एंड डेफिनेशन, फोर्थ क्लॉज है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ क्लॉज है लीडरशिप, सिक्स्थ क्लॉज है प्लानिंग, सेवन्थ क्लॉज है सपोर्ट, एट्थ क्लॉज है ऑपरेशन, नाइन्थ क्लॉज है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड टेंथ क्लॉज है इम्प्रूवमेंट। तो फ्रेंड्स, ये 10 क्लॉज होते हैं हमारे IATF में, जो ऊपर से लेके जीरो से लेके हमारे 3 तक जो क्लॉज हैं ये हमारे सारे इंफॉर्मेटिव क्लॉज हैं। ये नॉन ऑडिटेबल हैं और इनकी IATF में कोई भी ऑडिट नहीं होती है। जनरली हम इसमें इंट्रोडक्शंस एंड नॉर्मेटिव रेफरेंस, टर्म्स एंड डेफिनीशन और स्कोप के बारे में ही बात करते हैं। और जब हम आते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप में, तो ये हमारे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्लॉजेस हैं। फिर इसमें हम PDCA अप्रोच की जहाँ बात करते हैं, तो हमारा 6 नंबर का जो क्लॉज है वो हमारा प्लानिंग में आता है, 7th और 8th जो क्लॉज है हमारा डू में आते हैं, 9th जो क्लॉज है हमारा चेक में आता है, और 10th जो हमारा क्लॉज है वो एक्ट में आता है। ये मैंने पिछले भी पार्ट में एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले सोचा इस पार्ट में भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। चलिए अब चलते हैं आगे और बात करते हैं जीरो क्लॉज की। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और ये सब्सक्राइब का बटन दबा के, यदि आपके यहाँ पे रेड में आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करें, उस पर क्लिक करें तो ये सिल्वर कलर का हो जाएगा। और हाँ, नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें ताकि मेरे हर एक आने वाले नए वीडियो की अपडेट्स आपको इमीडिएट मिल जाया करे। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे नए व्यूअर्स हैं तो डेफिनेटली आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को इमीडिएट ऐसा नहीं है कि अभी मैंने आपको क्लॉज डिफाइन कर दिए, बता दिए तो आपको सारा IATF समझ में आ जाएगा। मैं हर एक क्लॉज को 1 बाई 1 बहुत ही डिटेल डिस्कशन करके आपको बताऊंगा इस क्लॉज में IATF क्या कहना चाहता है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता दूं, इतना डिटेल डिस्कशन और इतना नॉलेजेबल वीडियो यदि यूट्यूब में कोई भी कंटेंट आपको मिल जाए जो इतना ब्रीफली डिस्क्राइब किया हो, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं और आप मेरे को इमीडिएट मेरे कॉन्टैक्ट नंबर में, मेरे मेल ID मेरे को पोस्ट करके या कमेंट करके बता सकते हैं। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूं कि क्यों नहीं करते हैं लोग, क्योंकि लोगों के मन में ये होता है कि यदि वो वीडियो के माध्यम से ही आपको सारा यदि कंटेंट्स बता दिए तो ट्रेनिंग्स में क्या आपको बताएंगे। बट मेरा कोई ऐसा फंडा नहीं है कि मैं ट्रेनिंग्स के लिए अपने कंटेंट्स रखूं और आपको वीडियो में आधा अधूरा नॉलेज दूं तो आपको ट्रेनिंग्स के लिए मेरे पास में आना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं वीडियो के माध्यम से ही आपको 100% कंटेंट्स जो भी है IATF को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक शर्त है, इस पर वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना पड़ेगा। और हाँ, यदि आप जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, डेफिनेटली आप वीडियो देखेंगे और इसमें जो भी आप थिंक करोगे, जो भी आपने सोचा होगा, तो डेफिनेटली आप वो उतना कंटेंट गेन करोगे और ज़रूर सीखोगे। तो आज हम अपने स्टार्टिंग के जो भी हमारे जीरो क्लॉज, 1 क्लॉज, 2 क्लॉज, 3 क्लॉज, 4th क्लॉज, 5th क्लॉज तक आज हम इस अपने वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जीरो क्लॉज जो हमारा जर्नल इंट्रोडक्शन है, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है IATF। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं अब हम आज जीरो क्लॉज की। जीरो क्लॉज है हमारा इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में सबसे पहला है हमारा जनरल्स एंड सेकंड है क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल। देन उसके बाद हम इसमें बात करेंगे प्रोसेस अप्रोच की, देन उसके जनरल्स के बारे में, देन PDCA साइकिल के बारे में, और इसमें रिस्क बेस्ड थिंकिंग के बारे में। और इसके बाद हम बात करेंगे रिलेशनशिप विद अदर मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड। तो जो हमारा जीरो क्लॉज है इसमें बेसिकली जनरल्स की बात होती है, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात होती है, और जो जोर देता है जीरो क्लॉज हमारा बेसिकली 3-4 चीज़ों में जोर देता है। एक तो है प्रोसेस अप्रोच के बारे में, दूसरा
पीडीसीए साइकिल के बारे में और रिस्क बेस्ड थिंकिंग के बारे में। जो हमारा IATF है, कहीं भी यदि बात करेगा कुछ भी, तो उसमें रिस्क बेस्ड थिंकिंग और पीडीसीए साइकिल और प्रोसेस अप्रोच जरूर ऐड किया है। तो चलिए अब जानते हैं आगे चलते हुए जनरल्स क्या है इसके। द एडॉप्शन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज ए स्ट्रेटेजिक डिसीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एडॉप्शन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दैट कैन हेल्प टू इंप्रूव इट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड साउंड बेसिक्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। तो जो IATF है, जो हमारा स्टैंडर्ड है, तो हेल्प करता है किसी भी प्रोसेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए कंटिन्यूअल बेस में, कि यदि आप इस स्टैंडर्ड को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपनाते हो तो ये स्टैंडर्ड आपके ऑर्गेनाइजेशन को इंप्रूवमेंट करने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है, भी कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट बेसिस पे। द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंप्लीमेंटिंग द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स बेस्ड ऑन दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आर। यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन इस स्टैंडर्ड को लागू करता है तो उसके क्या क्या संभावित फायदे उस ऑर्गेनाइजेशन को हो सकते हैं, उसके बारे में हम नीचे बात करेंगे। तो जो पहला फायदा आपको हो सकता है इस स्टैंडर्ड को पे काम करने पे, अपने ऑर्गेनाइजेशन पे इंप्लीमेंट करने पे, वो क्या है? द एबिलिटी टू कंसिस्टेंटली प्रोवाइड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट मीट कस्टमर एंड एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो यदि आप ग्राहक और ग्राहकों को मिलने वाले उत्पाद और सेवाओं को लगातार प्रदान करने की क्षमता बढ़ती है और स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को मीट करते हुए। स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसकी क्या डेफिनेशंस होती हैं, स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है, रेगुलेटरी का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से जाके और देख सकते हैं। बाकी इसके बारे में हम नेक्स्ट आगे बात भी करेंगे। फैसिलिटेटिंग अपॉर्चुनिटी टू एनहेंस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। थर्ड है एड्रेसिंग रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी एसोसिएटेड विद द कंटेक्स्ट एंड ऑब्जेक्टिव। देन डी नंबर है, तो फ्रेंड्स, द एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट कन्फर्मिटी टू स्पेसिफाइड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। तो इस स्टैंडर्ड में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स की डेमोन्स्ट्रेट करने की क्षमता है। द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कैन बी यूज्ड इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टीज। ये जो स्टैंडर्ड है ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टीज दोनों के द्वारा यूज किया जा सकता है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि एक्सटर्नल पार्टीज यूज नहीं कर सकती हैं इसको। द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आर कंप्लीमेंट्री टू रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो भी QMS की जरूरतें ISO स्टैंडर्ड में दिखाई गई हैं उत्पाद और सेवाओं से रिलेटेड, वो केवल कंप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं। देन दोस्तों, दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज द प्रोसेस अप्रोच which incorporates the plan, do, check and act cycle and risk based thinking। तो यह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो प्रोसेस अप्रोच की बात करता है विथ PDCA साइकिल एंड रिस्क बेस्ड थिंकिंग, जो मैंने कि आपको पहले बताया था। अप्रोच, PDCA साइकिल और रिस्क बेस्ड थिंकिंग। अभी प्रोसेस अप्रोच क्या है? प्रोसेस अप्रोच इनेबल ए ऑर्गेनाइजेशन टू प्लान इट्स प्रोसेस एंड दियर इंटरेक्शन। प्रोसेस अप्रोच एक संगठन की अपनी प्रक्रियाओं और उनकी बातचीत की योजनाओं बनाने में सक्षम बनाता है। प्रोसेस अप्रोच क्या करता है? हमारे संगठन की जो भी प्रक्रिया है, जो भी प्रोसेस है और जो भी हम डिसीजंस हैं, जो भी योजनाएं बनाते हैं, उसमें हमें सक्षम बनाता है। PDCA साइकिल, तो फ्रेंड्स, PDCA साइकिल इनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर दैट इट्स प्रोसेस आर एडिक्वेटली रिसोर्स्ड एंड मैनेज एंड दैट अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट्स आर डिटरमाइंड एंड एक्टेड ऑन। तो जब हम PDCA साइकिल को यूज करते हैं किसी भी प्रोसेस में, तो हमें PDCA साइकिल की हेल्प से पता चलता है कि हमारी प्रोसेस में क्या क्या रिसोर्स हैं, कैसे हमें उसको मैनेज करना है, और जब हम वो एक्ट करेंगे उसमें तो अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट्स भी कुछ आएंगी, और जो अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट्स आएंगी तो हम उस पर एक्शंस लेंगे। देन इसके बाद बात करते हैं रिस्क बेस्ड थिंकिंग। तो रिस्क बेस्ड थिंकिंग क्या होती है? तो फ्रेंड्स, रिस्क बेस्ड थिंकिंग इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू डिटरमाइन द फैक्टर दैट कुड causes its process and its quality management system to be deviate from the planned results, to put in place preventive controls to minimize
negative effects and to make maximum uses of opportunity as they arise. तो रिस्क बेस्ड थिंकिंग क्या होती है कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी चीजें जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कहीं भी आगे चलने में या आगे चल के कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, इसीलिए हमें पहले रिस्क बेस्ड थिंकिंग रखनी चाहिए और सारी चीजों को पहले से ही लिस्ट डाउन कर लेनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, और उस पर एक्शंस ले लेना चाहिए और उसको इंप्लीमेंट कर देना चाहिए ताकि हमारी प्रिवेंटिव एक्शंस की तरह काम करती है, ताकि हमारी आने वाली इन फ्यूचर में कहीं भी कोई इशू क्रिएट ना हो और हमारे कस्टमर्स को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स द फॉलोइंग वर्क फॉर्म्स आर यूज, जो कि मैंने आपसे पहले भी पिछले पार्ट्स में आपसे शेयर करी थी कि जैसे कि शैल इंडिकेट्स रिक्वायरमेंट्स, शुड इंडिकेट्स रिकमेंडेशन, मे इंडिकेट्स परमिशन एंड कैन इंडिकेट्स एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज. इंफॉर्मेशन मार्क एज नोट्स is for guidance in understanding और clarifying the associated requirement. तो नोट्स का मतलब ये होता है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स कोई दी हुई है तो उसके बारे में आप अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो तो उसमें वो बताता है कि इसका मीनिंग क्या होता है. तो फ्रेंड्स चलिए अब बात करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, क्या क्या होते हैं. तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में. दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इज बेस्ड ऑन द क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल इन ISO 9000. तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं. तो फ्रेंड्स पहला है कस्टमर फोकस, देन है लीडरशिप, देन है इंगेजमेंट ऑफ पीपल, देन है प्रोसेस अप्रोच, देन है इंप्रूवमेंट्स और है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग. कोई भी आप डिसीजन लो, कुछ भी करो, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होना चाहिए. देन है रिलेशनशिप मैनेजमेंट. तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं ISO TS एंड IATF के बारे में, यदि मैं ISO TS की बात करूं तो ISO TS कहता है अप्रोच ऑफ द मैनेजमेंट एंड फैक्चुअल अप्रोच ऑफ द डिसीजन मेकिंग, जिसमें कि IATF कहता है एविडेंस बेस्ड डिसीजन होना चाहिए. ISO TS कहता है म्यूचुअल बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप होना चाहिए, जबकि IATF कहता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करता है विथ इंटरेस्टेड पार्टीज. TS कहता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल, IATF कहता है इंगेजमेंट ऑफ द पीपल. देन ISO TS देन लीडरशिप फिर सेम है, इंप्रूवमेंट की बात दोनों करते हैं, प्रोसेस अप्रोच की बात दोनों करते हैं, कस्टमर फोकस की बात दोनों करते हैं. इसके बाद में चलिए बात करते हैं, आता है हमारा पॉइंट 3 प्रोसेस अप्रोच. प्रोसेस अप्रोच क्या है. द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रमोट्स द एडॉप्शन ऑफ प्रोसेस अप्रोच when developing, implementing and improving the effectiveness of the quality management system to enhance customer satisfaction by meeting customer requirements. तो जो हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ये प्रमोट करता है प्रोसेस अप्रोच को. जब आप डेवलप करना चाहते हो, इंप्लीमेंट करना चाहते हो, इंप्रूव करना चाहते हो अपनी इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम टू एनहेंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए और रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए. प्रोसेस अप्रोच क्या है, एक मैनेजमेंट ऑफ द प्रोसेस है. इसमें PDCA साइकिल और रिस्क बेस्ड थिंकिंग की बात करता है. PDCA साइकिल क्या है, प्रोसेस इनहेंसमेंट, कि यदि हम PDCA साइकिल की बात करेंगे तो PDCA साइकिल के थ्रू हम किसी भी प्रोसेस में इनहेंसमेंट कर सकते हैं. और रिस्क बेस्ड थिंकिंग को लागू करते हुए, रिस्क बेस्ड थिंकिंग के साथ साथ, ताकि हम इन फ्यूचर जो भी हमारे रिजल्ट्स हैं और अनडिजायरेबल जो रिजल्ट्स हैं उनको हम पहले ही प्रिवेंट कर लें. द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसेस अप्रोच इन ए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इनेबल्स. यदि हम प्रोसेस अप्रोच एप्लीकेशन को फॉलो करते हैं तो हमारा क्या क्या इंप्रूवमेंट प्रोसेस में हो सकता है. अंडरस्टैंडिंग एंड कंसिस्टेंसी इन द मीटिंग रिक्वायरमेंट्स. तो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंसिस्टेंसी के साथ मीट होती रहेंगी. द कंसिडरेशन ऑफ प्रोसेस एडेड वैल्यू, द अचीवमेंट ऑफ द इफेक्टिव प्रोसेस परफॉर्मेंस, इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोसेस बेस्ड ऑन इवेल्युएशन ऑफ द डाटा एंड इंफॉर्मेशन. यदि हम प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस क्या होती है दोस्तों,
तो प्रोसेस बेसिकली कहते हैं कि जो इनपुट को डिजायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट करे, वो हमारी प्रोसेस है विद द हेल्प ऑफ पीडीसीए साइकिल। तो कन्वर्ट इनपुट टू डिजायर्ड आउटपुट। और प्रोसेस को एक इन्हेंस करने के लिए एक बहुत ही अच्छा टूल हमारे स्टैंडर्ड ने, IATF ने सजेस्ट किया है, टर्टल डायग्राम। यदि आप टर्टल डायग्राम के थ्रू किसी प्रोसेस में जाते हैं और टर्टल डायग्राम इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और आपकी जो प्रोसेस है, आपकी जो रिजल्ट्स बहुत ईजी हो जाते हैं। टर्टल डायग्राम क्या होता है? ए टर्टल डायग्राम इज विजुअल टूल दैट कैन बी यूज्ड टू डिटेल इन ए वेरी प्रिसाइज मैनर्स all of the elements of any given process within a organization। देन फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं पीडीसीए साइकिल। पीडीसीए साइकिल क्या होता है? प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। पीडीसीए साइकिल कैन बी अप्लाइड टू ऑल प्रोसेस एंड टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्लॉज 4 to 10 कैन बी ग्रुप्ड रिलेशन टू द पीडीसीए साइकिल। तो जैसा कि मैंने आपको पहले अपने पार्ट में बताया था कि पीडीसीए साइकिल का लिंक जो है कैसे है हमारे 0 to 10 क्लॉजेस से, वो मैंने आपको क्लियर बताया हुआ है। ये हमारा सारी प्रोसेस में अप्लाइड होता है और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में अप्लाई कर सकते हैं। द पीडीसीए साइकिल कैन बी ब्रीफली डिस्क्राइब एज ए फॉलो। पीडीसीए साइकिल हम नीचे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके दिया हुआ है। पीडीसीए साइकिल के 4 पार्ट होते हैं। पहला प्लान होता है, दूसरा फेज डू होता है, और तीसरा फेज जो होता है चेक होता है, और चौथा फेज जो है वो एक्ट का है। देन ए क्लॉज बात करता है रिस्क बेस्ड थिंकिंग की। 0.3.3 रिस्क बेस्ड थिंकिंग। रिस्क बेस्ड थिंकिंग क्या होती है? क्लॉज नंबर 4 में बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब की गई है। तो रिस्क बेस्ड थिंकिंग इज ए इसेंशियल फॉर अचीविंग ए इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो फ्रेंड्स यदि हम अपने सिस्टम को या अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, इफेक्टिव सिस्टम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रिस्क बेस्ड थिंकिंग रखना पड़ेगा और वो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा डाउन द लाइन। द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिस्क बेस्ड थिंकिंग हैज बीन साइड इन प्रीवियस एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। फ्रेंड्स जो हमारे प्रीवियस स्टैंडर्ड्स हैं वो रिस्क बेस्ड थिंकिंग की बात नहीं करते हैं। इंक्लूडिंग फॉर एग्जांपल कैरी आउट द प्रिवेंटिव एक्शंस एंड टू एलिमिनेट पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटीज, एनालाइजिंग एंड नॉन कन्फर्मिंग दैट डू ऑकर एंड टेकिंग एक्शन टू प्रिवेंट रिकरेंस। हमारे जो प्रीवियस स्टैंडर्ड्स रहे हैं वो केवल प्रिवेंटिव एक्शंस की बात करते हैं और उसमें रिस्क बेस्ड थिंकिंग की बात नहीं होती है। टू कंफर्म द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड टू प्लान एंड इंप्लीमेंट एक्शंस टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। एड्रेसिंग बोथ रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी एस्टेब्लिश ए बेसिस फॉर इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, अचीविंग इंप्रूव रिजल्ट्स एंड प्रिवेंटिंग निगेटिव इफेक्ट्स। इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जरूरी है कि वो रिस्क बेस्ड थिंकिंग पे काम करे और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क हैं उनको एड्रेस करे और उन पे एक्शंस प्लान करे। और उसका क्या प्रोसीजर है वो हम अपने अगले क्लॉजेस में बात करेंगे। देन इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा 0.4 क्लॉज इंट्रोडक्शन में रिलेशन विथ अदर मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स रिलीज टू ISO 9000 एंड ISO 9004 एज फॉलो। तो 9000 जो है वो हमारी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का ही स्टैंडर्ड है। इसमें फंडामेंटल्स एंड वोकैबुलरीज की बात करता है, प्रोवाइड करवाता है। और यदि हम बात करें ISO 9004 की तो मैनेजिंग फॉर द सस्टेन्ड सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन सक्सेस कैसे मैनेज करे उसके बारे में बात करता है। द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अप्रोच प्रोवाइड गाइडेंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन दैट चूज टू प्रोग्रेस बियॉन्ड रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बियॉन्ड रिक्वायरमेंट्स आप कैसे फुलफिल कर सकते हो, हमारा ISO 9004 बात करता है इन चीजों की। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में हमारा क्लॉज नंबर जो 0 है इंट्रोडक्शन का वो खत्म होता है। और अब हम चलिए बात करेंगे क्लॉज नंबर 1 की, जो हमारा स्कोप। स्कोप में हमारे पहला है रिक्वायरमेंट्स और दूसरा है स्कोप ऑफ ऑटोमोटिव सप्लीमेंटल टू ISO 9001 2015। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ISO 9000 2015 की ही हैं सारी। क्लॉज नंबर 1 में यदि 1.1 की बात करें तो इसमें ऑटोमोटिव सप्लीमेंटल है टू ISO
9000 2015 के लिए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जब ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है, नीड्स टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स एबिलिटी टू कंसिस्टेंटली प्रोवाइड प्रोडक्ट्स एंड सर्विस दैट मीट कस्टमर एंड एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो यदि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर की नीड्स को कंसिस्टेंटली बनाए रखना चाहता है स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ में। सेकंड है aim to enhance customer satisfaction through the effective application of the system, including process for improvement of the system and assurance of conformity to the customer and applicable statutory and regulatory requirements। कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए, enhance करने के लिए effective application of the system including process of improvement of the system and assurance of the conformity। कस्टमर को conformity का assurance देना है स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के साथ में। रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आर जेनरिक एंड आर इंटेंडेड टू बी एप्लीकेबल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ इट्स टाइप और साइज और द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इट्स प्रोवाइडेड। तो इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है सारी जेनरिक है, कोई ऐसी नहीं है कि हम प्रोडक्ट को टाइप ऑफ प्रोडक्ट टाइप ऑफ सर्विसेज को देख के वो एप्लीकेबल हों। नोट्स दिए हैं, इसमें दो नोट्स दे रखे हैं। पहला नोट्स क्या है, इन दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड द टर्म्स प्रोडक्ट और सर्विसेज ओनली अप्लाई टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंटेंडेड फॉर ए रिक्वायरमेंट बाय कस्टमर। एंड सेकंड नोट्स है स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कैन बी एक्सप्रेस एज ए लीगल रिक्वायरमेंट्स। This automotive QMS standard define the quality management system requirements for the design and developments, production and when relevant, assembly installation and services of the automotive release product related products including product with embedded software। तो इस ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड में क्वालिटी मैनेजमेंट की सिस्टम की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, डिजाइन एंड डेवलपमेंट से प्रोडक्शन एंड व्हेन रिलेवेंट, असेंबली इंस्टॉलेशन एंड यदि कोई प्रोडक्ट विथ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है तो ये सारे इसके स्कोप में आते हैं। दिस ऑटोमोटिव QMS स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू साइट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेयर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कस्टमर स्पेसिफाइड प्रोडक्ट और पार्ट्स, सर्विस पार्ट्स एंड एसेसरीज पार्ट्स occurs। This automotive QMS standard should be applied through our automotive supply chain। तो जो हमारा स्टैंडर्ड्स है ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ में यदि हमारी कोई साइट्स में कोई उसका प्रोडक्ट बन रहा है तो ये वहां भी एप्लीकेबल है। यदि कोई ऑटोमोटिव QMS स्टैंडर्ड या ऑटोमोटिव पार्ट से रिलेटेड से कोई भी सप्लाई चेन है ये उसके लिए भी एप्लीकेबल होता है। और सेकंड जो कि है नॉर्मेटिव रेफरेंसेस। नॉर्मेटिव रेफरेंसेस क्या होता है, इसमें बेसिकली ISO की ही रिक्वायरमेंट्स है और 2.1 है नॉर्मेटिव एंड इंफॉर्मेटिव रेफरेंसेस। तो नॉर्मेटिव रेफरेंसेस क्या होते हैं, एनेक्सर ए में दिया हुआ जैसे कि कंट्रोल प्लान। कंट्रोल प्लान क्या इज ए नॉर्मेटिव पार्ट्स ऑफ दिस ऑटोमोटिव QMS स्टैंडर्ड। एनेक्सर बी में है बाइब्लियोग्राफी ऑटोमोटिव सप्लीमेंटल्स की इंफॉर्मेटिव विच प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन इंटेंडेड टू असिस्ट द अंडरस्टैंडिंग और यूज ऑफ दिस ऑटोमोटिव QMS स्टैंडर्ड। ये क्या करता है, हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इस ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड को रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए। चलिए जानते हैं कि मीनिंग ऑफ नॉर्मेटिव रेफरेंसेस क्या होता है। तो नॉर्मेटिव रेफरेंसेस क्या होते हैं, दोज स्पेसिफिकेशंस और डॉक्यूमेंट विच आर टू बी यूज एज ए गाइडेंस व्हाइल इंप्लीमेंटिंग ऑफ स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स। तो हम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं एज ए गाइडेंस उनको हम नॉर्मेटिव रेफरेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब चलते हैं क्लॉज नंबर 3 में। क्लॉज नंबर 3 है हमारा टर्म्स एंड डेफिनेशंस। तो टर्म्स एंड डेफिनेशंस में देखें तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट जो है ISO की ही है। देन 3.1 है टर्म्स एंड डेफिनेशंस फॉर द ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज एंड एसेसरीज पार्ट। तो इसमें यदि हम देखें तो मेन जो छोटी छोटी जैसे टर्म्स एंड डेफिनेशंस होती हैं वो
हमने आईएसओ में है, हर एक चीज की टर्म्स एंड डेफिनेशन जो है आईएसओ में दी हुई है, छोटी से लेके बड़ी सी बड़ी चीज की। आईएटीएफ की यदि बात करें तो आईएटीएफ में जो सप्लीमेंट के रूप में ऐड हुई है, टोटल 41 डेफिनेशंस ऐड हुई हैं। तो जो पहली डेफिनेशंस है कुछ हम देख लेते हैं अभी, बाकी यदि आप जानना चाहते हैं तो मैंने हर एक टर्म एंड डेफिनेशन का अलग अलग वीडियो बना के पोस्ट किया हुआ है, डाला हुआ है। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां पे जाके हर एक चीज की डेफिनेशंस देख सकते हैं, चाहे वो आप जानना चाहते हो रिवर की, रिपेयर की, करेक्टिव एक्शन की, प्रिवेंटिव एक्शन की, करेक्शन की, व्हाटएवर। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से ले सकते हैं और देख सकते हैं। टीपीएम वर्ड यूज करता है। टीपीएम का मतलब क्या होता है? टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। ये है क्या चीज? टीपीएम इंक्लूड्स प्रिवेंटिव एंड प्रिडिक्टिव एंड पीरियोडिक ओवरऑलिंग। इसमें 3 चीज होती हैं, प्रिवेंटिव, प्रिडिक्टिव एंड पीरियोडिक ओवरऑलिंग से मिलकर बना है टीपीएम। तो फ्रेंड टीपीएम सेल इंक्लूड्स मॉनिटरिंग ऑफ मेंटेनेंस ऑब्जेक्टिव। तो यदि आप टीपीएम वर्ड यूज करते हैं तो उसको टीपीएम को इनहेंस करने के लिए, टीपीएम को मॉनिटर करने के लिए हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है? 4 चीजें हैं बेसिकली, जिसमें पहला है एमटीटीआर, मीन टाइम टू रिपेयर। सेकंड है एमटीबीएफ, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। थर्ड है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। और फोर्थ है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल एडेरेंस। और यदि आप इसको ज्यादा डीपली जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो इस तरह हर एक चीज की टर्म एंड डेफिनेशंस आईएटीएफ में दी हुई हैं, जो कि टोटल 41 एडिशनल सप्लीमेंट्स हैं, जो कि पहले हमारी केवल 12 हुआ करती थी और अभी 29 जो है अभी इसमें आईएटीएफ में ऐड की गई हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है? पीएम इज बेस्ड ऑन शेड्यूल, जो हमारा शेड्यूल बेस में होता है। प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या है? मेंटेनेंस बेस्ड ऑन द कंडीशन मॉनिटरिंग डाटा, जो हम अपना मॉनिटरिंग डाटा के अकॉर्डिंग करते हैं, वो हमारा प्रोडक्टिव मेंटेनेंस होता है। पीरियोडिक ओवरऑलिंग क्या होती है? मेजर मेंटेनेंस एक्टिविटी विद शेड्यूल्ड बेस परफॉर्म्ड एज बाय डिसेंबर्ड रिपेयरिंग, स्पेयर चेंज एंड असेंबली। देन दोस्तों होता है प्रीमियम फ्रेट, एक्स्ट्रा फ्रेट पेड अदर देन द एग्रीड। जो भी एग्रीड होता है हमें कस्टमर के साथ में फ्रेट, उसके अलावा जो हम पैसे पे करते हैं डिलीवरी के लिए, हमारा प्रीमियम फ्रेट होता है। एसेसरीज पार्ट क्या होते हैं? एडिशनल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जो भी फिट होते हैं व्हीकल में, हमें एसेसरीज पार्ट्स के नाम से जाना जाता है। कंट्रोल प्लान का होता है डिफाइन द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट कंट्रोल पैरामीटर विथ रिएक्शन प्लान, वो हमारा कंट्रोल प्लान होता है। अब फ्रेंड्स इसमें एक टर्म्स आती है, हु कैन अप्लाई फॉर द आईएटीएफ सर्टिफिकेशन। आईएटीएफ सर्टिफिकेशन के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? ऐसा तो नहीं कोई भी बंदा गया मुंह उठा के और बोला कि मेरे को आईएटीएफ लेना है, तो ऐसा नहीं है। तो आईएटीएफ ने उसके लिए गाइडलाइन बताई है, जिसमें है कंपनी पार्ट्स और ऑटोमोबाइल सप्लाई चेन कैन गो फॉर आईएटीएफ। तो जो कंपनी ऑटोमोबाइल के लिए पार्ट्स बनाती है या सप्लाई चेन में है, वो आईएटीएफ के लिए जा सकती है। कंपनी हैविंग 12 मंथ केपीआई डाटा और ओनली एलिजिबल फॉर सर्टिफिकेशन। इफ 12 मंथ डाटा नॉट अवेलेबल देन कंपनी विल गेट एलओसी लेटर, लेटर ऑफ कंप्लायंस। तो जिस कंपनी के पास में 12 मंथ का डाटा है, पास ट्रेवल डाटा है, वही एलिजिबल होता है सर्टिफिकेशन के लिए। और हाँ, यदि डाटा आपके पास में नहीं है तो आपको एलओसी लेटर साइन करना पड़ेगा, लेटर ऑफ कंप्लायंस। देन केवल आप जा सकते हो आईटीएफ के सर्टिफिकेशन के लिए। इसी के साथ में हमारा क्लॉज नंबर 3 खत्म होता है और अब हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 4 की, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें है 4.1 है क्लॉज है अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आईएसओ की ही रिक्वायरमेंट है। एंड 4.2 है अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज। इसमें इंटरेस्टेड पार्टीज की बात करी गई है, उसमें हमें उसकी सारी नीड्स को अंडरस्टैंड करना है, ये भी आईएसओ की रिक्वायरमेंट है। देन 4.3 है डिटरमाइन द स्कोप ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का हमें स्कोप डिटरमाइन करना है, ये भी आईएसओ की रिक्वायरमेंट है। देन डिटरमाइन द स्कोप ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सप्लीमेंट्स, जो कि आईएटीएफ की रिक्वायरमेंट है। देन है कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट 4.3.2। इसके बाद में बात करता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स प्रोसेस 4.1, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट प्रोसेस, ये भी आईएसओ की रिक्वायरमेंट है। देन है फ्रेंड्स 4.4.1.1
कंफर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। देन है 4.4.1.2 प्रोडक्ट सेफ्टी। तो चलिए अब एक एक करके हम सारे क्लॉजेस के बारे में डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। अब बेसिकली यहां से हमारा IATF के ऑडिटेबल क्लॉज शुरू हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 0 से लेके जो हमारे 3rd तक क्लॉज है वो हमारे इंफॉर्मेटिव क्लॉज होते हैं, उनकी कोई भी ऑडिट्स नहीं होती है। तो अब चलिए हम सबसे पहले जानते हैं अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कंटेक्स्ट। 4.1 अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स context. Determine internal and external issues which are relevant to quality management system. Issues can be positive or negative. तो अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कंटेक्स्ट में हमें करना क्या है? बेसिकली सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन को समझना है कि ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या है, कैसे वर्क करता है, और देन फिर डिसाइड करना है कि इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं। अब इश्यूज वो निगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इंटरनल इश्यूज क्या क्या होते हैं और एक्सटर्नल इश्यूज क्या क्या होते हैं। तो इंटरनल इश्यूज में यदि हम बात करें तो नॉलेज का इशू हो सकता है इंटरनल में, वर्क कल्चर का इशू हो सकता है, और वैल्यू रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, और परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। एक्सटर्नल इश्यूज की यदि हम बात करें तो कंप्लेंट्स टू लोकल रिक्वायरमेंट्स, कोई लोकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लेंट्स नहीं हो रही है, फुलफिल नहीं हो रही है, ये एक्सटर्नल इश्यूज हो सकता है। टेक्नोलॉजी का कोई इशू हो सकता है, कॉम्पिटिटिव कल्चरल और सोशल रीजनल कोई इशू हो सकता है, नेशनल लोकल और इकोनॉमिकल इशू सारे जितने भी हो सकते हैं वो एक्सटर्नल इशूज में आते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है आपको कि अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन और इट्स कॉन्टेक्स्ट कि इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सारे इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज जो भी हैं वो आइडेंटिफाइड करने हैं। और वो कैसे कर सकते हो आप? इसके लिए आप शॉर्ट एनालिसिस कर सकते हो। शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो सारे लिस्ट डाउन करने हैं आपको, और देन इस पे वर्क करना है आपको। क्योंकि जब सारे आप अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स लिख लोगे इसमें, तो आपको अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट आ जाएगा। शॉर्ट एनालिसिस का आप यदि अच्छे से वीडियो जानना चाहते हैं, ये टाइम टेकिंग है, तो मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो शॉर्ट एनालिसिस आप वहां से जाके अच्छे से समझ सकते हैं। देन अंडरस्टैंडिंग द 4.2 क्लॉज जो है, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज। तो अंडरस्टैंडिंग द नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टी, तो सबसे पहले आपको जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन को समझना है कि इनकी जो नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन है वो क्या क्या है। डिटरमाइन द इंटरेस्टेड पार्टीज, सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना है कि हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज कौन कौन सी हैं। विच आर रिलेवेंट टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेवेंट होनी चाहिए। QMS डिटरमाइन द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन टू रिलेवेंट QMS, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डिटरमाइन करेगा कि एक्सपेक्टेशन एंड नीड्स क्या क्या है रिलेवेंट टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अबे इंटरेस्टेड पार्टीज क्या क्या होती हैं क्या है? पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विच कैन अफेक्ट या कैन बी अफेक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशनल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डिसीजन और एक्टिविटी। तो फ्रेंड्स देन बात करते हैं 4.3 की, जिसमें है डिटरमाइन द स्कोप ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें आती है सेल रिक्वायरमेंट्स। द ऑर्गेनाइजेशन सेल डिटरमाइन द बाउंड्रीज एंड अप्लीकेबिलिटी ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम टू इस्टेब्लिश इट्स स्कोप। व्हेन डिटरमाइन दिस स्कोप द ऑर्गेनाइजेशन सेल कंसीडर। तो हमें अब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बाउंड्रीज और स्कोप को डिफाइन करना है, और जब भी हम ये स्कोप डिफाइन करें तब हमें नीचे दी गई सारी चीज़ों को कंसीडर करना है, जैसे कि प्रोडक्ट, प्रोसीजर एंड सर्विस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमारा जो प्रोडक्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, क्या प्रोडक्ट है, प्रोसीजर्स क्या है, सर्विस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है। देन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज को कंसीडर करना है। इंटरेस्टेड पार्टीज की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है वो कंसीडर करना है। जो हमारा स्कोप है वो शैल बी डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए।
द ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूड प्रोडक्ट डिजाइन रिक्वायरमेंट्स 8.3 क्लॉज एंड डिजाइन एंड डेवलपमेंट। द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट एक्सक्लूड प्रोसेस डिजाइन रिक्वायरमेंट, द एक्सक्लूजन शैल बी जस्टिफाइड। तो इसमें यदि हम कोई भी रिक्वायरमेंट अपनी एक्सक्लूड कर रहे हैं, जैसे कि प्रोडक्ट डिजाइन हो गया या प्रोसेस डिजाइन हो गया, तो उसका हमें जस्टिफिकेशन देना है। बेसिकली जो है हम प्रोडक्ट डिजाइन जो है एक्सक्लूड करते हैं, तो उसका हमें जस्टिफिकेशन देना होता है। देन फ्रेंड्स, बाउंड्रीज ऑफ द आईएटीएफ। आईएटीएफ की बाउंड्रीज क्या क्या है? तो दिस स्टैंडर्ड इज ओनली फॉर ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस, फॉर ऑन रोड व्हीकल्स, नॉट फॉर ऑफ रोड व्हीकल्स। अभी ऑन रोड ऑफ रोड क्या होते हैं, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। तो ऑन रोड की बात करते हैं, बाइक, कार हो गया, बसेस हो गई, ट्रक्स हो गए और ऑटो हो गई, हमारे ऑन रोड व्हीकल्स होते हैं। ऑफ रोड व्हीकल्स क्या क्या है? जैसे कि हमारा ट्रक जेसीबी हो गया एंड ट्रैक्टर जेसीबी, माइनिंग इक्विपमेंट्स हो गए और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हो गए, रेलवेज, एरोप्लेन्स एंड शिप्स हो गई, हमारे सब क्या है? ऑफ रोड व्हीकल्स हैं। अब बात करते हैं क्लॉज नंबर 4.3.1, डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। सप्लीमेंटल है आईएटीएफ का। तो फ्रेंड्स, सपोर्टिंग फंक्शन वेदर ऑन साइट और रिमोट सच एज डिजाइन सेंटर, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स शैल बी इंक्लूड इन द स्कोप ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जब हम डिजाइन करते हैं तो ये सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए क्वालिटी के स्कोप में। कौन कौन सी चीजें? डिजाइन सेंटर, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स शैल बी इंक्लूड इन द स्कोप ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। द ओनली, ये शैल रिक्वायरमेंट्स है सारी। द ओनली परमिटेड एक्सक्लूशन फॉर दिस ऑटोमोटिव क्यूएमसी स्टैंडर्ड रिलेटेड टू द प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट्स रिक्वायरमेंट्स विद इन ISO 9001। तो ये स्टैंडर्ड जो है केवल प्रोडक्ट डिजाइन को एक्सक्लूड करने की परमिशन देता है, वो भी विथ जस्टिफिकेशन। द एक्सक्लूशन शैल बी जस्टिफाइड एंड मेंटेन एज डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। तो जो भी आप एक्सक्लूशन करते हैं वो जस्टिफाइड होना चाहिए और डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। देन फ्रेंड्स, 4.3.2 कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स शैल बी इवैल्यूएटेड एंड इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो जितनी भी कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंक्लूड होनी चाहिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के स्कोप में। फ्रेंड्स, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स प्रोसेस क्या कहता है? द ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टेब्लिश, इंप्लीमेंट, maintain and continually improve a quality management system, include the process needed and their interaction in accordance with the requirement of these international standards. The organization shall determine the process needed for the quality management system and their applications throughout the organization and shall be determine the input required and the output expected from the process. तो हर एक प्रोसेस में हमें बताना है कि इनपुट्स क्या रिक्वायर्ड है और हमें आउटपुट उससे क्या एक्सपेक्टेड है। डिटरमाइन द सीक्वेंसेस एंड इंटरेक्शन ऑफ द दीज प्रोसेस। तो इसके लिए प्रोसेस अप्रोच की बात कर रहा है। तो इसमें हमें यदि हम टर्टल डायग्राम का यूज करते हैं तो टर्टल डायग्राम इसके लिए बहुत ही अच्छा टूल है। यदि आप टर्टल डायग्राम जानना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बना रखा है और वो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप उसको अच्छे से देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि टर्टल डायग्राम क्या होता है। एंड फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और हाँ, यदि आप मेरे नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरे हर एक आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिल जाया करें। तो फ्रेंड्स, क्या कहता है स्टैंडर्ड? इवेल्युएट द प्रोसेस एंड इंप्लीमेंट एनी चेंजेस नीडेड टू इंश्योर दैट दीज प्रोसेस एवर देयर इंटेंडेड रिजल्ट्स इंप्रूव द प्रोसेस एंड द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो इसमें बेसिकली क्या बात कर रहा है प्रोसेस में कि ऑर्गेनाइजेशन सारी चीजों को प्री डिफाइन करेगा कि इनपुट क्या लगना है, आउटपुट क्या एक्सपेक्टेड है, एंड सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होनी चाहिए, स्टैंडर्ड्स डिफाइन होने चाहिए, सारी चीजें प्री डिफाइन होना चाहिए। क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, क्या कौन से सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से यूज होने वाले हैं, क्या हमें डिजायर्ड आउटपुट एक्सपेक्टेड है उस प्रोसेस से, ये सारी चीजें प्री डिफाइन होनी चाहिए। देन 4.4.1.1 conformance of the product and process. The organization shall ensure conformance of the all product and process. तो
ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करेगा सभी प्रोडक्ट्स की कंफर्मेंस की, सारे प्रोडक्ट्स जो मैं बना रहा हूं वो कंफर्म कर रहे हैं रिक्वायरमेंट को, इंक्लूडिंग सर्विस पार्ट एंड दूज आर आउटसोर्स, चाहे वो सर्विस से रिलेटेड हो, चाहे कोई पार्ट्स हो, चाहे वो आउटसोर्स हो, चाहे इंटरनल पार्ट्स हो, ऑल एप्लीकेबल कस्टमर सिक्योरिटी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। और इसके साथ साथ में कस्टमर रिलेटेड सिक्योरिटी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी कंफर्म होनी चाहिए। देन स्टैंडर्ड बात करता है 4.4.1.2 प्रोडक्ट सेफ्टी। दोस्तों मैं हर एक क्लॉज आपको पढ़ पढ़ के क्यों सुना रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको क्लॉज का भी पता होना चाहिए। जनरली लोग अवेयरनेस ट्रेनिंग में क्या करते हैं इसमें कि क्लॉज नहीं बताते हैं और केवल रिक्वायरमेंट्स बता देते हैं जो कि क्लॉज से रिलेट नहीं होती हैं। तो जब भी आप इसके लिए जाते हैं, कहीं इंटरव्यूज वगैरह में जाते हैं या आप डिस्कशन कहीं होता है, आप कोई ऑडिट फेस करते हैं, तो आपको क्लॉजेस का जानकारी नहीं होता है कि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स कौन से क्लॉज से लिंक करती है। तो फ्रेंड्स यदि आप कोई भी इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं कि प्रोडक्ट सेफ्टी क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, कैसे बनाना है, कोई WI कैसे बनाना है, कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क बेस्ड एनालिसिस थिंकिंग कैसे करनी है, रिस्क एनालाइज कैसे करना है, तो उसके लिए आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मैं आपको जनरली प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए बात करते हैं प्रोडक्ट सेफ्टी की। द ऑर्गेनाइजेशन शैल हैव डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर। अब क्या बात कर रहा है यहाँ पे स्टैंडर्ड, द ऑर्गेनाइजेशन शैल हैव डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर। यहाँ पे प्रोसीजर की बात कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए फॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट सेफ्टी रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए प्रोडक्ट सेफ्टी को लेके रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, विच शैल इंक्लूड बट नॉट टू बी, जिसमें से कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट विच कैन अफेक्ट सेफ्टी ऑफ द यूजर। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स सारे मेंशन करने हैं या ध्यान में रखने हैं जो कि प्रोडक्ट सेफ्टी से किसे रिलेटेड है और यूजर को अफेक्ट कर सकता है। डिटरमाइन द प्रोडक्ट सेफ्टी कैरेक्टरिस्टिक्स बाय रिव्यूइंग डिजाइन इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन। तो जब आप डिजाइन इंजीनियरिंग का रिव्यू करोगे तो उस टाइम पे सारी चीजें डिटरमाइन करनी है। कस्टमर नोटिफिकेशन और लीगल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान, सो अपडेट FMEA एंड कंट्रोल प्लान एंड गेट स्पेशल अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर। ट्रेनिंग्स देनी है। डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स एंड एस्केलेशन मैट्रिक्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स डिफाइन करनी है एंड एस्केलेशन मैट्रिक्स डिफाइन होनी चाहिए। डिफाइन इंजीनियरिंग चेंज कंट्रोल मेथड, डिफाइन ट्रांसफर कंट्रोल मेथड। तो जब भी आप प्रोडक्ट सेफ्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट बनाओगे, प्रोसीजर बनाओगे, तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। देन 4.4.2 टू द एक्सटेंट नेसेसरी द ऑर्गेनाइजेशन shall maintain documented information to the support the operation of its processes। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है, टू सपोर्ट द ऑपरेशन ऑफ इट्स प्रोसेस। shall be retain document information to have confidence that the process are being carried out planned। then friends अब आता है हमारा क्लॉज नंबर 5 जो कि है लीडरशिप। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इसमें सबसे पहले बात करता है स्टैंडर्ड 5.1 क्लॉज नंबर लीडरशिप एंड कमिटमेंट की, जो कि ISO की रिक्वायरमेंट्स है। देन है 5.2 पॉलिसीज, क्या क्या पॉलिसीज होनी चाहिए। 5.1.1 जनरल्स, 5.1.1 कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन है 5.1.2, देन है 5.1.3 प्रोसेस ऑनर, देन है 5.1.2 कस्टमर फोकस, ये भी ISO की रिक्वायरमेंट है। देन है 5.2.1 इस्टेब्लिशिंग द क्वालिटी पॉलिसी, इस्टेब्लिश कैसे करना है। 5.3 ऑर्गेनाइजेशन रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज, 5.1 ऑर्गेनाइजेशन रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी सप्लीमेंटल, ये भी ISO की रिक्वायरमेंट्स है। तो चलिए देखते हैं 5.1 लीडरशिप एंड कमिटमेंट। टॉप मैनेजमेंट शैल बी, ध्यान देना है आपको, टॉप मैनेजमेंट शैल बी, शैल रिक्वायरमेंट है, कमिटेड द इंप्लीमेंट इफेक्टिव QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम शैल बी इंक्लूड। तो टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट चाहिए कि इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंटेशन होगा।
उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है? डिफाइन क्वालिटी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव क्लियर डिफाइन होने चाहिए। डिफाइन रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज, सबकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज डिफाइन होनी चाहिए। प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्स कहां से आएगा, कैसे मैनेज होगा, वो डिफाइन होना चाहिए। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का कमिटमेंट होना चाहिए। कम्युनिकेशन ऑफ क्यूएमएस रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कम्युनिकेशन होगा वो डिफाइन होना चाहिए। रिव्यू ऑफ क्यूएमएस परफॉर्मेंस, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की परफॉर्मेंस का रिव्यू, तो क्यूएमएस की परफॉर्मेंस का रिव्यू आप कैसे करोगे वो डिफाइन होना चाहिए। देन है फ्रेंड्स 5.1.1.1 कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये सेल रिक्वायरमेंट्स है। द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिफाइन एंड इंप्लीमेंट कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज पॉलिसीज इंक्लूडिंग एट मिनिमम, तो कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड पॉलिसीज क्या क्या है वो पॉलिसीज में सब डिफाइन होना चाहिए, जिसमें हमें ध्यान रखना है एंटी ब्रेवरी पॉलिसी होनी चाहिए, इंप्लॉय कोड ऑफ कंडक्ट्स होने चाहिए, एथिक्स एस्केलेशन पॉलिसी होनी चाहिए, वेस्टल ब्लोइंग पॉलिसी होनी चाहिए। ये 4 मेन पॉलिसी हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए और IATF इसकी क्लियर डिमांड करता है। देन स्टैंडर्ड बात करता है 5.1.1.2 प्रोसेस इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी, तो टॉप मैनेजमेंट शैल रिव्यू द प्रोडक्ट रियलाइजेशन प्रोसेस एंड सपोर्ट प्रोसेस टू इवेल्युएट एंड इंप्रूव दियर इफेक्टिवनेसेस एंड इफिशियंसीज। तो इसमें शैल रिक्वायरमेंट आ जाती है कि प्रोडक्ट रियलाइजेशन प्रोसेस एंड सपोर्ट प्रोसेस इवेल्युएट करेगा टॉप मैनेजमेंट और उसकी इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस देखेगा कि क्या है। द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस रिव्यू एक्टिविटी शैल बी इंक्लूड एट इनपुट टू द मैनेजमेंट रिव्यू, और इसकी जो भी रिजल्ट आएगा वो मैनेजमेंट रिव्यू जब होगा उसमें चीजें डिस्कस की जाएंगी, वो उसके लिए इनपुट्स रहेंगी। देन है 5.1.1.3 प्रोसेस ऑनर, प्रोसेस ऑनर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। द टॉप मैनेजमेंट शैल आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑनर हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, जितनी भी प्रोसेस आपके पास में है ऑर्गेनाइजेशन में है तो टॉप मैनेजमेंट सब प्रोसेस के लिए एक प्रोसेस ऑनर फिक्स करेगा और उसमें उसकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी डिफाइन करेगा और बताएगा कि मेरी इस प्रोसेस का ये प्रोसेस ऑनर है और इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनसे रिलेटेड कुछ भी आप यदि डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं, कोई फॉर्मेट्स चाहते हैं, ठीक है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, मैं आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। और ऑडिट स्किल्स, जब आप ऑडिट करेंगे तो आपको क्या क्या चीजें वेरीफाई करनी है, कैसे वेरीफाई करनी है, या आपको कोई ऑडिट की चेकशीट चाहिए IATF से रिलेटेड क्लॉज वाइज, तो वो आप भी मेरे से ले सकते हैं, वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा इजिली। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्लॉज की बात करते हैं, कस्टमर फोकस। 5.1.2 क्या है, कस्टमर फोकस। द मैनेजमेंट शैल डेमोन्स्ट्रेट लीडरशिप एंड कमिटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द कस्टमर फोकस बाय इंश्योरिंग दैट, तो टॉप मैनेजमेंट जो है वो लीडरशिप एंड कमिटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द कस्टमर फोकस डेमोन्स्ट्रेट करेगा, बताएगा कि मेरे कस्टमर्स को इंश्योर करने के लिए मैंने क्या क्या चीजें करी है, क्या क्या चीजें हम प्लान कर रहे हैं। द कस्टमर एंड एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आर डिटरमाइंड, अंडरस्टूड एंड कंसिस्टेंटली मीट, तो कस्टमर से रिलेटेड जितनी भी स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो डिटरमाइन होनी चाहिए और मीट होनी चाहिए। द फोकस ऑन इनहेंसिंग द कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज मेंटेन्ड। देन फ्रेंड्स 5.2 बात कर रहा है क्वालिटी पॉलिसीज की, कि क्वालिटी पॉलिसीज क्या है। देन 5.2.1 की यदि हम बात करें तो इस्टेब्लिशिंग द क्वालिटी पॉलिसीज, तो टॉप मैनेजमेंट शैल इस्टेब्लिश, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन एक क्वालिटी पॉलिसीज, तो यहां भी क्या है टॉप मैनेजमेंट, IATF सीधा टॉप मैनेजमेंट की बात करता है कि सारी चीजें टॉप मैनेजमेंट देखेगा। तो टॉप मैनेजमेंट शैल इस्टेब्लिश, implement and maintain a quality policies that is appropriate to the purpose and context of the organization and supports its strategic direction,
तो जो भी क्वालिटी पॉलिसी बनाएगा वो प्रिपेयर्ड होनी चाहिए और वो सपोर्ट करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन हमारा स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में मूव करे। प्रोवाइड द फ्रेमवर्क टू द सेटिंग क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, वो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को सेट करने में एक फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसको सपोर्ट करे। इंक्लूड्स ए कमिटमेंट टू सेटिस्फाई एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स, क्वालिटी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कमिटमेंट दिखे कि जो भी एप्लीकेशन है उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो रही हैं और सेटिस्फाई हो रही हैं। इंक्लूड ए कमिटमेंट टू कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और क्वालिटी पॉलिसी में कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का जिक्र होना चाहिए और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए कि क्वालिटी पॉलिसी से निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स, द क्वालिटी पॉलिसी सेल बी अवेलेबल एंड बी मेंटेन एट डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, तो क्वालिटी पॉलिसी अवेलेबल होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए एज ए डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। क्वालिटी पॉलिसी सेल बी कम्युनिकेटेड, अंडरस्टूड एंड अप्लाइड विद द ऑर्गेनाइजेशन, क्वालिटी पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन में सबको पता होनी चाहिए और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हर एक बंदा जो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे कम्युनिकेटेड होनी चाहिए और उसका मीनिंग सबको पता होना चाहिए कि क्वालिटी पॉलिसी का मीनिंग क्या है। क्वालिटी पॉलिसी सेल बी अवेलेबल टू रिलीवेंट पार्टीज एट अप्रोप्रिएट, तो जो भी हमारी क्वालिटी पॉलिसी है वो हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज के पास में जरूर होनी चाहिए, अब वो है चाहे इंटरनल हो और चाहे एक्सटर्नल हो। देन 5.3 ऑर्गेनाइजेशन रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज, तो फ्रेंड्स द टॉप मैनेजमेंट सेल इंश्योर, इसमें भी टॉप मैनेजमेंट की बात है। टॉप मैनेजमेंट सेल इंश्योर दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज फॉर रिलेवेंट रोल आर असाइंड, कम्युनिकेटेड एंड अंडरस्टूड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी प्रोसेसेस हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, हर एक प्रोसेस का प्रोसेस ऑनर फिक्स होना चाहिए और हर एक एम्प्लॉय की प्रोसेस ऑनर की रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज डिफाइन होनी चाहिए और उनको अंडरस्टूड होनी चाहिए, उनको पता होनी चाहिए और ये सारी चीजें कम्युनिकेटेड होना चाहिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन टॉप मैनेजमेंट सेल असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज फॉर इंश्योरिंग दैट द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कंफर्म टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। चीजें क्यों करनी है? टॉप मैनेजमेंट सेल असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी फॉर, किस लिए करना है? किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी क्यों डिफाइन करना है? क्योंकि इंश्योरिंग दैट द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कंफर्म्स टू द रिक्वायरमेंट दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, और करना है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है। देन इंश्योरिंग दैट द इंटीग्रिटी ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज मेंटेन्ड व्हेन चेंजेस टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आर इंप्लीमेंटेड। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप ऑर्गेनाइजेशन से रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज डिफाइन करोगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, टॉप मैनेजमेंट सेल असाइन पर्सनल विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू इंश्योर दैट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स आर मीट। तो टॉप मैनेजमेंट सेल असाइन पर्सनल, टॉप मैनेजमेंट कंफर्म करेगा, किसी बंदे को असाइन करेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज टू इंश्योर दैट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज फिक्स करनी है कि कस्टमर रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, और उस बंदे का नाम डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, जिसको जनरली आप लोग या हम लोग सब बोलते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं भी कि कस्टमर केयर डिपार्टमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा असाइन होना चाहिए कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को कौन बंदा टेक केयर करेगा, वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। द कस्टमर रिक्वायरमेंट शैल बी अप्रोप्रिएटली आइडेंटिफाइड एंड एड्रेस्ड। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड ऑफ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स और रिव्यू कस्टमर स्कोर कार्ड्स एंड पोर्टल्स, वो डेली अपडेट करेगा। देन लॉजिस्टिक्स एनालिसिस सारे करेगा, कैपेसिटी एनालिसिस भी करके रखना पड़ेगा। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी फॉर द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स एंड करेक्टिव एक्शंस, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज डिफाइन करनी है फॉर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स एंड द करेक्टिव एक्शंस के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन शैल हैव पर्सनल टू इंश्योर दैट कंफर्मिंग प्रोडक्ट्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, शिप्ड, बीइंग पर्सनल शैल बी अवेलेबल इन द एवरी वर्कशिप। टॉप मैनेजमेंट इंश्योर करेगा कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है सही बने,
और जो भी प्रोडक्ट कस्टमर को जा रहा है वो सही जाए, और जैसे जितनी भी शिफ्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा वहां पे होना चाहिए। These personnel are authorized. These personnel are authorized to stop production or shipment to initiate actions where non-conformity is identified. जो भी आप बंदे का शिफ्ट लगाओगे, जिसको भी आप नॉमिनेट करोगे, उसको आप अथोराइजेशन दोगे कि प्रोडक्शन को स्टॉप कर सके, शिपमेंट को रोक सके, और यदि कोई नॉन कंफर्मिटी हुई है तो वहां पे एक्शंस ले सके। तो फ्रेंड्स, इस पूरे सेशन में यदि आपको कहीं भी कोई डाउट लगा हो, 0 से लेके 5th क्लॉज तक में कोई भी आपको डाउट हो, तो आप मेरे को डायरेक्ट मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मेरे को दिए गए नीचे मेल पे मेल कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर से मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूंगा और आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। तो दोस्तों, यदि आप 0 से लेके 5th तक में कहीं भी कोई भी यदि आपको डाउट बचा हो तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपको ये स्टैंडर्ड चाहिए, या आप कोई चेक शीट चाहिए, या आपको इंटरनल ऑडिटर का कोई चेक शीट बनाना है, या इंटरनल ऑडिट्स कैसे करते हैं स्टैंडर्ड्स की, तो आपको इसके बारे में यदि कोई नॉलेज चाहिए तो आप डेफिनेटली मेरे से पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, या मेरा अवेयरनेस सेशन ले सकते हैं, और मैं डेफिनेटली आपको जो रिजनेबल कॉस्ट है उसमें आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और मैं एक चीज की तो गारंटी अब मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये वीडियो, इतना वैल्यूएबल वीडियो और इतना नॉलेजफुल वीडियो यूट्यूब में तो आपको शायद ही मिल पाए, जिसमें कि मैंने पूरी सारी चीजें कवर करी है, और हर एक क्लॉज वाइज हर एक क्लॉज को मैंने कवर किया है, और हर एक क्लॉज में जितनी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स IATF में जरूरी है, जितनी भी दी गई है, मैंने सारी आपको बताई है। तो दोस्तों, यदि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक कर दें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी इस वैल्यूएबल कंटेंट का अपने लाइफ में, करियर में यूज कर सकें। और कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को जरूर बताइएगा कि आज का ये सेशन मेरा आपको कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।